ऑल बाकी के लोग अभी जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी के परिवार में। आज जो मीटिंग हो रही है हमारी, उसके बारे में वैसे आप लोगों को पता है, बट शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा। आज हमारे साथ में 3 लोग जुड़ रहे हैं जिनको 15 साल से ज्यादा हो गया है ट्रांसप्लांट कराए हुए। सबसे पहले मैं अभी थोड़ा सा इंट्रो दे दूं आपको। देवाशीष दास जी को 21 साल हो गया ट्रांसप्लांट कराए हुए। उन्होंने वेल्लोर में ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद में फिर हमारे इंजीनियर के आर शर्मा जी हैं फ्रॉम हनुमानगढ़। उनको 43 साल से ज्यादा हो गया है ट्रांसप्लांट कराए हुए, जो कि हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि शायद ही हमारे भारत में 43 साल या उससे ज्यादा कोई ट्रांसप्लांटेड पर्सन है जो अभी जीवित हैं। और ये हमारे लिए सच में बहुत गर्व वाली बात है कि हमारी सोसाइटी के सदस्य हैं इंजीनियर के आर शर्मा जी। वो आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और फिर 10 मिनट के लिए देवेंद्र गुप्ता जी हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो राजस्थान जयपुर से ही है। उनको 15 साल के करीब हो गया ट्रांसप्लांट कराए हुए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करना चाह रहा हूँ। मिस्टर देवाशीष दास जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? यस यस। प्लीज अपना अनम्यूट कर लें, एंड बाकी के लोग प्लीज अपना म्यूट पे रखें ऑडियो, ताकि आप लोग आराम से इनको सुन पाए, इनके एक्सपीरियंस जान पाए। 10-10 मिनट के सेशन के बाद में फिर हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग का भी सेशन रखेंगे। जिनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पुटअप करें, और जो अच्छे से साझा कर पाएगा अपने एक्सपीरियंस वो बताएगा। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये लोग नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। ये लोग आपकी और हमारी तरह ही हैं, बट इनको काफी टाइम हो गया ट्रांसप्लांट कराए हुए, तो इनके पास में अनुभव काफी अच्छा है। देवाशीष जी प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। हेलो। यस। एक्चुअली मैं इतना कंफर्ट नहीं हूँ हिंदी में, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। जो भी कुछ हो प्लीज डोंट माइंड ऑल। ओके। सो फर्स्टली मेरा ट्रांसप्लांट जो हुआ था, वो मैं एक स्टूडेंट था उस टाइम में मेरा ट्रांसप्लांट जो हुआ था। ठीक है। उसके बाद मैं ट्रांसप्लांट के बाद मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, एंड देन आई हैव जॉइंड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। हेलो। यस 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 हाँ। बोले। सो नियरली 20 प्लस इट इज गोइंग ऑन। 20 साल पहले हो गया। तो मेरा जो जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। मेन उसमें फर्स्ट है मैं हमारा डाइट। फर्स्ट डाइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल, जो कि हमारा डायरेक्ट टू किडनी जो जा रहा है डाइट, एंड वाटर इनटेक, वो दोनों साफ मैंने ठीक रहना चाहिए। बैलेंस डाइट और लो प्रोटीन डाइट वो होना चाहिए। एंड सबसे ज़रूरी है वो सॉल्ट इनटेक। सॉल्ट एंड शुगर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जो 20 साल से वो हम वो उसको बहुत कंट्रोल कर में रखता हूँ वो दोनों। And the second thing is taking medicine at a regular time interval. And third thing is it is very important. This is the exercise. So the physical exercise is very important. It is just like a medicine. It is a medicine जो हम ले रहे हैं। दास जी प्लीज प्लीज, दास जी Yes. सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्लीज हिंदी में प्लीज हाँ। जो हम कोशिश करें हिंदी का ही। हाँ हाँ, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, और एक मेडिसिन हमारा वो एक्सरसाइज है। वो भी मेडिसिन जैसे हम रेगुलर ले रहे हैं उसको एक्सरसाइज भी और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरा एक डॉक्टर बोला था तुम पहले 5 साल जो भी एक्सरसाइज जो भी जितना भी केयर करोगे तुम्हारे किडनी को, वो इतना ही लंजीविटी लेगा। हमारा एक डॉक्टर वो प्रोफेसर बोला था मुझे। तो वो मैं अभी तक उनको याद कर रहे हैं। वो सही बोला रहा था। 5 साल अप टू 5 ईयर्स तुम जितने भी केयर करोगे, जितना भी एक्सरसाइज करोगे, वो तुम्हारा फ्यूचर के बेनिफिट देगा, वो जरूर देगा। एंड छोटा बड़ा तो तकलीफ वो तो सबका होता है, इन्फेक्शन है और है। एंड थर्ड थिंग और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेंटली पीस। तुम कितना हैप्पीनेस रह सकते हो, खुशी रह सकते हो, और तुम्हारा इंटरनल हैप्पीनेस वो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इंटरनली तुम्हारा अगर तुम्हारी खुशी हो, वो तुम्हारा जरूर वो हेल्थ के ऊपर वो इफेक्ट करेगा, जरूर इफेक्ट करेगा, और मेडिसिन का तरफ वही काम करेगा। एंड प्रिकॉशन से हम तो बहुत प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, फिर भी हम जो भी मिनिमम जो है उसको हम लेना चाहते हैं वो प्रिकॉशंस
डाइट में है, और ब्लड टेस्ट रेगुलरली करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्रोटीन हम ले रहे हैं उसको कम करना है। सॉल्ट एंड प्रोटीन एंड शुगर, ये तीनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है किडनी के लिए। एंड वाटर इनटेक जो भी तुम्हारा डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोला है वही हिसाब से लेना है। एंड यूरिन प्रोटीन, वो बहुत जैसे हमारा यूरिया क्रिएटाइन और डब्ल्यूबीसी जैसे हम टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रोटीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन लीकेज हो रहा है वो किडनी के ऊपर है और हैम्पर करेगा। एंड डाइट के हिसाब से जितना हम नॉन वेज अवॉइड करें उतना ही अच्छा है। एंड मैं ये बोल रहे हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ नॉन वेज अवॉइड करने के लिए, फिर भी मैं कभी कभी ले जाता हूँ। मैं पूरा वेज नहीं हो सकता हूँ। एंड मेरा जो रूल मैंने मेरा जो है, मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा दिन में नियरली 12 आवर्स में वर्किंग कर रहा हूँ, एंड इट इज़ गेटिंग मोर प्रेशराइज्ड। सो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ उसको अवॉइड करने के लिए, लेकिन वो तो करना पड़ेगा पैसा के लिए। सो काम 12 घंटा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारा हेल्थ उसके अंदर, उसको ही प्रिकॉशन रखना है। एंड और एक थिंग है, फ्रूट्स फ्रूट्स भी ज़्यादा पोटासियम जो रहते हैं, वो फ्रूट भी अवॉइड करना भी, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर को कंसल्ट कर, बिना कंसल्ट कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। ये मेरा, कोई भी एंटीबायोटिक हो, कोई भी जो भी है, सो अवॉइड करना है। अगर मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गया कि बुखार हो गया, मैं बॉडी को 1-2 दिन के लिए, खुद को बॉडी को अगर विदाउट मेडिसिन में ट्राई करेंगे उसको रिकवरी करने के लिए। फिर अगर नहीं हो गए तो हम 2-3 दिन के बाद हम डॉक्टर, मेरा हिसाब से वो सडनली मेडिसिन लेना ठीक नहीं है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मुझे कभी कभी जब भी बुखार आता है, अभी तो नहीं आ रहा है, 1 साल में 1-2 बार अगर होता है, तो मैं पहले ट्राई करता हूँ उसको नेचुरल प्रोसेस में, जैसे वाट स्टीम इनहेलिंग, मैंने गर्म पानी को स्टीम को लेकर जैसे करते हैं, और नेचुरल हीलिंग जैसे तुलसी के पत्र। और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में अगर बॉडी कंप्रोमाइज कर देता है वो तो बेहतर है, हम जितना मेडिसिन अवॉइड करेंगे उतना ही बेहतर है। सो एंड अनदर, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी ट्रांसप्लांट पेशेंट, अगर मैरिज के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मैरिज करना चाहते हैं, सो बिफोर मैरिज यू शुड कंसल्ट। शादी के पहले तुम जिसको भी शादी करना चाहते हो उसके साथ फ्रीली डिस्कशन करो, उनका ओपिनियन जानो, बाद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। कि एक्चुअली मैं भी 10 साल का ट्रांसप्लांट के बाद मैं मैरिज किया। सो उसके बाद मैंने डॉक्टर को बहुत बार डॉक्टर को कंसल्ट किया, वो डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए हमने ट्रांसप्लांट किया। और मेरा भी एक बेटी है 9 साल की। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई सोचता है मैरिज में कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल वो पहले से जानना चाहिए, जो कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये मेरा हिसाब से ये सब करना है। और प्रिकॉशन तो हमको सबको लेना है, ये तो सबको पता है। एंड हमारा टेस्ट रेगुलर चेकअप में, हमारा जो ब्लड चेकअप करते हैं, बीपी या ब्लड प्रेशर, वो रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है। नहीं तो ब्लड प्रेशर मेरा ट्रांसप्लांट के 4 साल के बाद में ख़त्म कर दिया था, और आज तक ब्लड प्रेशर मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वही लग रहा है, जो मेंटली मैं पीस रहता हूँ, इसीलिए शायद वो बीपी टैबलेट में नहीं होता है ना, मेडिसिन जो स्टेरॉइड लेते हैं उसका साइड इफेक्ट में ब्लड प्रेशर हो जाता है। एंड जो स्टेरॉइड हम ले रहे हैं उसका भी वो कैटरेक्ट और बहुत सारी साइड इफेक्ट होता है। तो हम जितना कोशिश कर सकते हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ओनली डू एक्सरसाइज ओनली। जितना ही पसीना अंदर से आएगा उतना ही तुम्हारा किडनी का फंक्शन होगा, उतना
जो भी डॉक्टर ने बोला है वो पंचुअलिटी लेना है। मैं इतना भी लेट में भी एक्सरसाइज हो सकता है तो अच्छा है, कभी कभी नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे भी और क्या। एंड सबको बोल रहा हूँ प्लीज़ मेंटली पीस रहिए, हैप्पीनेस रहिए। और कुछ भी, हम तो नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस हम जानते हैं मेंटली पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हैप्पीनेस, सब सदा खुश रहना है, रहने से ही रिपोर्ट ही अच्छा होता है, ये मेरा ही ऐसा है। और बाकी तो प्लस माइनस रहेगा सबका थोड़ा बहुत। तो जो भी है तुम किसको डायरेक्ट हमको या पेशेंट को और कुछ भी नहीं कर, डायरेक्ट नेफ्रोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके जो भी है उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सबका बॉडी का ऑर्गेनिज्म, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन सब ठीक नहीं है। किसका क्या मेडिसिन काम करता है वो ही नेफ्रोलॉजिस्ट जानता है। सो बेटर टू कंसल्ट एवरी टाइम, एक नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर रहकर सब मेडिसिन लेने से ठीक है। किसको पूछने से, किसने बताने से वो ठीक नहीं है, वो भी जरूरी है। और सब ठीक ठाक है ऐसा बस। और कोई भी एंटीबायोटिक हो, कोई भी पेन किलर है, जो भी लेना है, जो भी लेना है विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट कंसल्टिंग एनी नेफ्रोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके लेना है। क्योंकि जितना ही एंटीबायोटिक हम अवॉइड करेंगे, जितना ही पेन किलर अवॉइड करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। सो हम सब किडनी का फंक्शन कैसा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उस सब हम थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ये मेरा ही एक्सपीरियंस है जितना मैं बोला। थैंक यू देवाशीष जी। मैं इंजीनियर के आर शर्मा जी से बोलूँगा, आप वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। इंजीनियर साहब। शायद उन तक हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है इंजीनियर साहब। हाँ जी, हाँ सर, सभी को मेरा वजन नमस्कार प्रणाम। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं बोले इंजीनियर साहब, बोले, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने इस वेबिनार का आयोजन किया है। और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है अपने सब लोगों को ये बतलाने के लिए, सब एक जगह इकट्ठे हों, सबको एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो। ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया है आप लोगों ने, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ट्रांसप्लांटेशन 1977 को हुआ था। जब से मुझे आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बीपी, जुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द वगैरह कभी कुछ नहीं हुआ। और मेरा ये निवेदन है कि आप लोग कम मात्रा में कोई भी चीज खा सकते हैं, कोई भी, लेकिन मात्रा कम हो और डेली नहीं हो। ये नहीं है कि अपने डेली एक ही एक चीज खाए जा रहे हैं, इससे अपनी रिपोर्ट है वो गलत या बढ़नी शुरू हो जाती है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। मैथ्स में एक ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने को क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए होते हैं, लेकिन अपने को क्वेश्चन को इस हिसाब से हल करना है कि वो आंसर की तरफ चलते जाएं। मान लो साइन इज इक्वल टू कोस थीटा लेके आना है, तो अपने को कोस थीटा की तरफ चलना है, या साइन इज इक्वल टू टेन थीटा की तरफ चलना है, तो अपने को टेन थीटा लेके आना है। इसी तरह से अपने लोगों को रिपोर्ट पे ध्यान रखना है। भाई कुछ भी खाओ, लेकिन रिपोर्ट बढ़नी नहीं चाहिए। यदि पोटेशियम बढ़ रहा है तो पोटेशियम बंद कर दो, यदि फास्फोरस बढ़ रहा है तो फास्फोरस बंद कर दो, यदि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो क्रिएटिनिन से संबंधित जो चीजें हैं वो बंद कर दो। लेकिन एक बार जब तक आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल चल रही है, इसका मतलब आप बिल्कुल हेल्दी हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ ही वर्क कर सकते हो, कहीं घूमो, कुछ ही करो, कितने घंटे वर्क करो। मैंने तकरीबन 10-10 घंटे लगातार कार चलाई हुई है और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवन नॉन वेज भी लिया हुआ है डॉक्टर्स के कहने पे, केवल हॉस्पिटल में। उसके बाद में कभी नहीं लिया, उस वक्त जरूर लिया था।
और खाने में सब चीजें लेता हूँ, दूध दही घी वगैरह सब कुछ चलता है, और रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहली बात, रिपोर्ट टाइम पे, वो मेडिसिन टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे रिपोर्ट मेडिसिन जो लेता रहेगा। और पहले 5 साल, पहले बात तो यह है कि पहले 1 साल यदि बहुत बढ़िया निकल जाए तो आगे गारंटी है किडनी से कुछ भी नहीं होगा। नंबर 2, इसके बावजूद ही यदि और आगे वाले 5 साल निकल जाए तो वो किडनी की वजह से एक्सपायर नहीं होगा, मेडिसिन की वजह से और कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो अलग बात है। हमें ये बतलाया गया था कि इन मेडिसिन से 3 प्रॉब्लम आएंगी। नंबर 1, बाल उड़ेंगे। नंबर 2, दांत खराब टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। नंबर 3, आंखें खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसलिए मेडिसिन का प्रभाव कम करने के लिए मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा बहुत ही जरूरी है। और मैं पिछले 43 सालों से लगातार जा रहा हूँ, चाहे आंधी हो बरसात हो, मुझे एक बार तो निकलना ही निकलना है, और योगा करना ही करना है, चाहे कुछ ही हो, कभी नहीं रुका। तो जो मेडिसिन का जो प्रभाव है वो मॉर्निंग वॉक और योगा कम करेगा। मेरे दांत गिर गए, मुझे बताया गया था कि कुछ न कुछ एक प्रभाव आएगा। आंखों में अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस आ सकता है, आ सकता है, आया नहीं है लेकिन आ सकता है। नंबर 2, या तो बाल उड़ेंगे और या दांत गिरेंगे, तो मेरे दांतों पे प्रभाव आया। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए इसकी मेडिसिन भी साथ साथ में या ट्रीटमेंट भी साथ साथ में लेना चाहिए। मैं उन डॉक्टर्स का उस वक्त, जब इतनी मेडिसिन एडवांस नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तब भी उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नंबर 2, मेरे बड़े भाई का उनसे भी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। नंबर 3, भगवान का, खुदा का, अल्लाह का, उनसे भी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतने इतने वर्ष जीवन दान दिया। वरना अब तक परिवार में सारे सदस्य जो हैं वो ये भूल जाते कि हमारे परिवार में कोई सदस्य, ऐसा कोई सदस्य था क्या। इसलिए मस्त रहो, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन वाले काम ही मत लो। वो बिल्कुल मस्त रहने से, अपना टेंशन अवॉइड करते हुए ज्यादा बढ़िया जीवन जिएंगे तो अच्छे से साल निकल जाएंगे। इस हरी भरी दुनिया को लोगों से मिल पाएंगे, देख लेंगे। नहीं तो जाना तो एक दिन सभी को ही है, पता ही नहीं चलेगा कब चलेगा। अपने लोगों के ज्यादा चांस हैं, लोगों औरों के कम चांस हैं, लेकिन पता किसी का भी नहीं है क्या हो रहा है और कब तक ऐसा चलेगा। अब टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़िया आ गई है। एक बार तो वो दवाइयों के सहारे बहुत साल निकाल देते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। हम लोग जो वेलूर के प्रोडक्ट मान लो, या वेलूर से निकले हुए मान लो, हम लोगों के केवल 2 मेडिसिन दी गई थी और हम उन 2 मेडिसिन के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब जो दवाइयां ज्यादा दी जा रही हैं, इनका साइड इफेक्ट ज्यादा होगा और लॉन्ग रन पे ये 100% अपने शरीर पे कुछ न कुछ प्रभाव डालेंगे। मेडिसिन टाइम पे लेनी है, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बिना डॉक्टर्स की सलाह के नहीं लेनी। रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम करवाते रहने में ही फायदा है, और ये ध्यान रखना है क्या चीज बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई चीज की तरफ ध्यान रखते हुए अपनी डाइट फॉलो करनी है। इसलिए इतना कहते हुए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को इतना बोलने का मौका दिया गया। धन्यवाद। हेलो। हाँ सर। देवेंद्र जी को कहूँगा मैं, देवेंद्र जी आप देवेंद्र जी आपकी ऑडियो म्यूट है। अच्छा, अभी? हाँ आप आ रही है। हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। मैं एक्चुअली सर ट्रेवल कर रहा था अभी। हेलो हाँ आपकी आवाज आ रही है। सर, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और शर्मा जी को तो बहुत स्पेशल धन्यवाद कि एक हमको मौका मिलता है गाइडेंस देने का।
अच्छा सर, मैंने नाम बताता हूँ एक बार, देवेंद्र गुप्ता। और मैंने अभी सर की बातें सुनी और चलो मेरा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हुआ। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ ना सर, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं पिछले 5-6 साल से मैंने फॉलो करना शुरू किया और उससे मुझे रिपोर्ट जो है ना बहुत कॉन्सिस्टेंट हो गई है, काफ़ी बेहतर है। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अनुलोम विलोम। जैसे बहुत योगा के बारे में पता लगता है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मैंने देखा कि सबसे आसान भी है अनुलोम विलोम को करना और शायद अपनी लंग्स पावर को बढ़ाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं अनुलोम विलोम ज़रूर करता हूँ, जब मौका मिले तभी कर लेता हूँ। और दूसरा ये जो गर्म पानी की बात, अ, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस की है कि ठंडा पानी शायद हम लोगों को बहुत नुकसान करता है। वैसे तो जनरल चीज़ है, सभी को नुकसान करता है। तो या तो गर्म पानी पिए या रूम टेम्परेचर का पानी पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन फ्रिज का पानी ना। अच्छा, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आपको कि अभी जैसे, हालाँकि हम लोग पार्टी वगैरह में जाते भी नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर में कभी बच्चे की बर्थडे है या अपने बहुत क्लोज रिलेशन में कई बार बर्थडे होती है, तो हम लोग को जाना ही होता है और जाना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपका 1 ईयर अच्छे से निकल चुका है, तो आप 90% इस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। और अगर 5 ईयर्स निकल गए, तो किडनी कोई परेशानी है ही नहीं आपकी, क्योंकि नाउ वी आर नॉर्मल, 100% नॉर्मल। तो जनरल जो खाना होता है पार्टीज में, वो थोड़ा सा ऑयली होता है। हम लोग नॉर्मली बहुत कम ऑयली खाना खाते हैं, कंट्रोल से खाते हैं, क्वांटिटी कम होती है। लेकिन पार्टीज में जनरली हम लोग शायद क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं और वो अपने लिए 100% नहीं होता, थोड़ा सा ऑयली होता ही है। तो उसके बाद आजकल एक नॉर्मल प्रोसीजर चल गया है, आइसक्रीम जो आती है खाने। और नॉर्मली हम लोग की आदत होती है कि एक पार्टी में आपने देखा कि एक लंच के बाद, डिनर के बाद आइसक्रीम आई, तो अगली बार जब हम अपने घर पे करेंगे तो हम भी शायद आइसक्रीम ही मंगा लें। मतलब लाभ प्रॉफिट लॉस को नहीं देखते, एक ट्रेडिशन को फॉलो करना शायद बहुत आसान लगता है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर हमने ऑयली खाना खाया तो हम रिस्क ले रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद आइसक्रीम खाई तो वो हमारी रिस्क को मल्टीप्लाई, उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। आइसक्रीम अगर आपको खानी है कभी, तो वो और खाने के बीच में 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस। इसके अलावा जो चीज़ मैंने पिछले 5-6 ईयर से फॉलो की है, वो मैं गुड़ का थोड़ा सेवन नियमित करता हूँ। अब जिनको शुगर की प्रॉब्लम अगर है या रेंज में हाई साइड है, वो ना करें इसको उपयोग में। क्योंकि वैसे तो गुड़ के लिए कहते हैं कि नुकसान नहीं करता, लेकिन अपन प्रिकॉशन तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा लोअर साइड ही है, तो अपन गुड़ खा सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ की क्वांटिटी खानी है। मैं क्या करता हूँ, गुड़ के बहुत स्मॉल स्मॉल बना के, लाइक जैसे अपनी छोटी बच्चों की टॉफी आती है ना, उस साइज के टुकड़े का रखते हैं। और मैं खाना खाने के बाद लंच में भी और डिनर में एक घोड़े भैया को। गुप्ता जी, आपकी आवाज कट रही है, जरा थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज। जी, मैं ट्राई करता हूँ। अब आ रही है सर आवाज? परफेक्ट हेलो। परफेक्ट। हाँ, यस, बराबर। तो मैं उस गुड़ को बेसिकली एज ए डाइजेस्टिव मटेरियल यूज करता हूँ। क्योंकि मुझे 5-6 ईयर पहले किसी ने बताया था कि अगर आप थोड़ा सा गुड़ खाते हैं तो ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैंने फॉलो करना शुरू किया और अपनी शुगर पे भी वॉच रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि शुगर पे कुछ इफेक्ट आ रहा हो। लेकिन शुगर मेरी बिल्कुल कांस्टेंट है। इससे मतलब 15 हो गए मेरे ट्रांसप्लांट को कभी, और मेरी बिल्कुल लोअर साइड ही चलती है रेंज में। और जब मैंने गुड़ खाना शुरू भी किया तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आया, नहीं बढ़ी बिल्कुल भी। तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा 5-6 ईयर से। और बहुत छोटी सी क्वांटिटी लेता हूँ मैं, और मुँह में उसको कुछ चूसता हूँ टॉफ़ी की तरह। तो बेसिक आइडिया ये है कि जो अपने मुँह में लार बनती है, वो बेसिक इन नेचर होती है और वो शायद अपने पेट की एसिडिटी को किल करने में बहुत हेल्प करती है। तो ये भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे डॉक्टर साहब ने बताई थी
कि वजन पे अपना कंट्रोल रखें, क्योंकि जब आपका वजन बढ़ता है तो हम जो दवाइयाँ लेते हैं बेसिकली वो पर केजी एडजस्ट होती है। अगर मेरा वजन 70 से 75 होता है तो मेरे को दवाइयों की नीड पड़ेगी थोड़ी बढ़ाने की, जो कि हम जनरली नहीं बढ़ाते हैं। तो वेट कांस्टेंट रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अ, जरा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँ। मेरा 2005 में ट्रांसप्लांट हुआ था। उस समय ज़रूर मेरा वज़न बहुत कम हो गया था ड्यू टू डायलिसिस। लेकिन ट्रांसप्लांट के 6 महीने के बाद मेरा वज़न 70 किलो हो गया था और आज भी 70 किलो ही है। पिछले 15 साल में मेरा वज़न हमेशा एकदम कांस्टेंट है 70 किलो। कभी-कभी 1 किलो बढ़ जाता है और कभी मैं जब मुझे लगता है बढ़ गया, मैं थोड़ा-सा मैनेज करता हूँ और वापस 70 पे ले आता हूँ। तो शायद ये एक फैक्टर है जो अपन लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट है। और वज़न कम रखना वैसे भी एक अच्छा आइडिया है कि वज़न बढ़ने का मतलब है और कोई प्रॉब्लम्स होना, कि हम वाइसोलिन लेते हैं, हड्डियाँ थोड़ी वीक होने की संभावना रहती है। लेकिन कुल मिला के अगर 4-5 फैक्टर्स को अपन देखें, तो शायद मतलब बड़े आराम से, मतलब मैं अगर कोई बोलता है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, तो मैं समझता हूँ गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेड पर्सन, नॉट पेशेंट, नॉट एट ऑल। अभी मैं मार्केटिंग की जॉब में हूँ और मैं जब भी किसी से मिलता हूँ और बाय द वे अगर मैं बताता हूँ उनको कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके पास फिर अपनी स्टोरीज होती है कि अरे हमारे तो फला रिश्तेदार की किडनी ट्रांसप्लांट और वो तो दिखते हैं, बीमार हैं, लाइक। तो ये भ्रांतियाँ जो शब्द हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, ये शब्द ही गलत है बेसिकली। वी आर द पर्सन। और दूसरा ये है कि एक कई बार लोग कहते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद तो 10 साल लाइफ है या 15 साल लाइफ है। तो हमारे शर्मा जी जो हैं, हमारे लिए एक लाइव एग्जाम्पल हैं। 43 ईयर्स, मतलब सुन के सोच के एक एनर्जी अपने आप आती है अपने पास। तो ये सारी जो अपना जो एक्सपीरियंस था मैंने अब, हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ सर, सभी लोगों को जो सुन रहे हैं। अ, यहाँ पर हम लोग कई बार लोग डालते हैं क्या हम ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और जब उसका जवाब नहीं आता है तो कुछ लोगों को गुस्सा भी आ जाता है। वो लिखते हैं कि अरे हमने डाला लेकिन जवाब नहीं दिया। तो मेरा सजेशन है आप सभी लोगों से कि आपने जैसे हम 3 लोगों की बातें भी सुनी, और भी कई लोगों को आप लोग जानते हैं, तो आप अपना एक मेंटोर बना लीजिए। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो ओझा जी हैं। मैंने एक फ़ील किया कि ओझा जी मेरी प्रॉब्लम को और मेरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेरे को कभी कुछ परेशानी होती है तो मैं उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करता हूँ। ऐसे एक भवानी जी हैं, वो मेडिकल लाइन से भी हैं, तो नेचुरली उनका नॉलेज भी है और वो मेरे से भी सीनियर है, 16 साल हो गए उनको ट्रांसप्लांट को। तो मैं उनसे राय ले लेता हूँ। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जैसे इस माध्यम से सब लोगों को जुड़े हैं, उनसे बात करिए आप और अपना एक मेंटर बना लीजिए। वैसे तो आपको सही राय अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ही लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बहुत खुल के बात नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में आप अपने मेंटर से बात करते हैं, क्योंकि आज अगर 200-250 लोग हैं और अपने क्वेश्चन डाला और मान लो किसी ने जवाब डाल दिया उस पे, तो 200-250 लोगों को लगेगा कि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, जबकि ऐसा होता नहीं। हर आदमी की बॉडी अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है, रिपोर्ट्स अलग हैं, तो कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे जवाब देना एक सही तरीका भी नहीं है और क्वेश्चन भी शायद नहीं पूछना चाहिए। इसलिए मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है, आग्रह भी है कि आप जितने भी ग्रुप में एक्टिव लोग हैं, उनसे बात करिए या उनके माध्यम से किसी और से बात करके अपना एक मेंटर बना लीजिए, क्योंकि किडनी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, ज़िंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है ये। और आप अपने मेंटोर से राय ले सकते हैं और जब पर्सनल बात करेंगे ना, तो ये पक्का मान के चलिए वो बिल्कुल आपको अपनी पूरी नॉलेज की, अपनी पूरी जर्नी की नॉलेज आपको, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछना या उसका जवाब देना नहीं हो पाता। धन्यवाद अमित जी, जी। जी गुप्ता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब किसी के भी दिमाग में यदि कोई क्वेश्चन चल रहा है कि हमें पूछना है, तो प्लीज़ आप या तो टाइप करें या फिर अपना माइक का अनम्यूट हटाकर और पूछ सकते हैं। प्लीज़, कोई है जो कोई हाँ जी, क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी। पूछना चाह रहा है? जी, इन्फेक्शन इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए क्या करना होता है गुप्ता जी? वी हैव टू, क्या हाँ, यस, बोलो बोलो। इन्फेक्शन
कोई भी इन्फेक्शन न लगे उसका क्या केयर लेना चाहिए? सर देखिए, इतनी जो है ना अपनी एक कहते हैं नन्ही सी जान है। अरे जरा आपका माइक सेट करो, माइक सेट करो जरा सर प्लीज। इन्फेक्शन शब्द आ रहा है ना सर जरा सा भी, तो तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि मान लो हमने 2 दिन भी खराब कर दिए ना अपने सर, तो ये रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा। अगर हम फिजिकली पूरे फिट हैं और खांसी जुकाम हो गई या कई बार एसिडिटी हो जाती है, तो इसके लिए अपने पास वो उपाय है। ऐसा नहीं बोलता मैं, वो नहीं होवे इसके लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? क्या 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 हाँ नहीं हो उसके लिए? सर मैंने जो आपको 4-5 चीजें बताई थी यार अभी थोड़ी देर पहले, वो बेसिकली अपनी लाइफ को नॉर्मल रखने की बताई थी। एक तो गर्म पानी का सेवन और ठंडे पानी को बिल्कुल ही भुला दीजिए सर, आपकी 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरा, खाना खाने से बाद में 40 मिनट तक पानी नहीं पीना है, नंबर 1। और नंबर 2, 40 मिनट के बाद पानी जरूर पीना है। ये दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जस्ट खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं और वो खाना पचता नहीं है, और जब हमको कोई कहता है कि खाने का नहीं खाना चाहिए तो हम लोग पानी पीना बंद कर देते हैं, और वो पानी 1 घंटे 2 घंटे बाद भी नहीं पीते हैं, और दोनों ही जी बहुत खतरनाक जी 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 जी। और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं, कोई हेलो किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है हेलो, तो पूछ सकते हैं आप। हाँ सर मैं पूछना चाहता हूँ जी सर, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ 2008 में हुआ था। अभी मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन मेरा 3 साल से वजन कम हो रहा है, और मैं डाइट भी अपने हिसाब से खा रहा हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? जबकि कोई, मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट को 2-3 जगह दिखा दिया, दिल्ली में भी दिखा दिया, अहमदाबाद में भी दिखा दिया, वहाँ रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। अब समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या कारण हो सकता है। वजन कम हो रहा है। कितना वजन था सर आपका, कितना हो गया अभी? मेरा वजन एवरेज 54-55 किलो था। तो पिछली बार मैंने जैसे लॉकडाउन के पहले 42-43 किलो वजन हो गया है, तब मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया था। अभी मेरा वापस मैंने अभी रिसेंट सारी रिपोर्ट्स कराई तो अभी मेरे को 39 केजी हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है? और तो मेरे को कोई रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, 0.96 क्रिएटिनिन है, फास्फोरस पोटेशियम सारी रिपोर्ट है, हीमोग्लोबिन के थोड़ा सा 12 के आसपास चल रहा है। और मैं आपको एक राय दूंगा, हाँ जी, ये ओझा जी हैं, हाँ उनके जी, नंबर आप ग्रुप से ले लीजिएगा। अच्छा नॉलेज इन सब चीजों में बहुत अच्छी है, अच्छा और ओझा जी को अभी 2-1 साल पहले कुछ प्रॉब्लम आई थी, अच्छा म, काफी प्रॉब्लम आई थी, तो फाइनली चेन्नई में जाके अपोलो में उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा, तो एक वो ओझा जी से राय लीजिए, वो पक्का देंगे, क्योंकि मैं खुद अपने को कोई भी परेशानी अगर आती है ना, हाँ हाँ। मैं फोन डायरेक्टली ओझा जी को करता हूँ। तो तो आप ओझा ओझा जी, जी को एक बार ट्राई कीजिए। ओझा जी का पूरा नाम क्या है सर? अच्छा, ऐसे इस आप ग्रुप में है क्या आप ओझा जी? अपोलो अहमदाबाद में मनोज सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मनोज सर से। नहीं, मनोज सर से तो बात की थी, उन्होंने तो डाइटिशियन का बोला था कि डाइटिशियन से बात करो, इतनी ही बोला था। लेकिन फिर भी मैं डाइट भी जितनी नॉर्मल लेता हूँ ले रहा हूँ, फिर भी वेट कम हो रहा है इसके। डायटिशियन से मिलो। हर्षवर्धन, हेलो। यस यस ताराचंद जी हेलो, बोले। अमित, ये ऐसे केसेस में जिसको पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो ना, जिसका वजन कम हुआ और फिर बढ़ा हो, उससे राय ले तो बेटर है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्या है। राय लेने से बढ़िया है नेफ्रोलॉजिस्ट से राय लें। अब हाँ। नेफ्रोलॉजिस्ट ओझा से जी नहीं को बैठा है मामला, तो किसी ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है वही अपनी राय दे, ऐसे फालतू में रेफर नहीं करें और न किसी का नाम बताएं। हाँ हाँ जी 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 कोई जी जी। कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, हाँ जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हाँ, नहीं नहीं सर, सही बात। ठीक कह रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें प्लीज, वो अच्छे से आपको बता पाएंगे। हाँ जी। अब हमें ना मीटिंग को एंड करना चाहिए, और लास्ट में थैंक्स नोट के लिए मैं ताराचंद जी को बोलना चाहूंगा, प्लीज आप थैंक्स नोट दे दें।
आज की मीटिंग के लिए। ताराचंद जी। बहुत हाँ, ताराचंद बोल रहा हूँ जयपुर से। 5 साल हो गए ट्रांसप्लांट को। मीटिंग वेबिनार में जुड़े हुए सभी सदस्यों का हृदय से आभार, किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी राजस्थान की ओर से। और आगे भी ऐसे वेबिनार होते रहेंगे, तो इसके लिए पहले जैसे जी। इन्फॉर्म कर